तो गाइस अभी ऐसे ही बैठे बैठे ना मैं मुंबई इंडियंस का स्क्वाड देख रहा था और उनकी मतलब ट्राई कर रहा था कि एक प्रोबेबल प्लेइंग 11 बना सकूं। लेकिन ये काम करते करते भाई साहब मेरा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ना ये नहीं है कि किससे खिलाया जाए, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि किससे बेंच पे बिठाया जाए। उनके आप अगर स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 निकाल भी लो और कुछ बेंच में प्लेयर्स बिठा लो, तो बेंच की जो उनकी प्लेइंग 11 बन सकती है वो भी जाके किसी ना किसी टीम को हरा के आएगी। इतनी स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ है इनकी। प्लेइंग 11 का तो पूछो ही मत, किसी को भी किसी दिन आड़े हाथों ले सकते हैं ये लोग। तो गाइस ये इंट्रो देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं मुंबई इंडियंस के स्क्वाड की एनालिसिस करने वाला हूँ और धीरे धीरे सभी टीम्स के ही करने वाला हूँ। लेकिन स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस, द 5 टाइम्स आईपीएल विनर्स। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरी डिटेल्ड एनालिसिस मैं देने वाला हूँ इस स्क्वाड की, तो बहुत मजा आने वाला है। तो अब इनकी पूरी 25 प्लेयर्स की स्क्वाड देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है विकेट कीपर्स जो है रायन रिकल्टन, रॉबिन मिन्स एंड क्विंटन डिकॉक। भाई सबसे पहले तो मैं इस बारे में शौक हूँ कि इन्होंने 2.75 करोड़ का इनका पर्स था और उसमें उन्होंने 1 करोड़ में क्विंटन डिकॉक को मैनेज कर लिया। भाई पीक मैनेजमेंट। देन वी सी दी बैटर्स, हिटमैन रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, शर्फेन रदरफोर्ड एंड दानिश मालेवर। फुल पावर पैक बैटिंग। और अभी तो ऑलराउंडर्स आने हैं। ऑलराउंडर्स आप देखो, कैप्टन हार्दिक पांड्या, मिचेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, कॉर्बिन बॉश, राज अंगद बावा, नमन धीरेन, अथर्व अंकोलेकर। और अगर इतना काफी नहीं था तो फिर ये बॉलर्स देख लो, द गोट जसप्रीत बुमराह, द फुटबॉलर ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, मयंक मार्कंडे, अश्वनी कुमार, अल्लाह गजनफर, रघु शर्मा, मोहम्मद इजहार एंड मयंक रावत। और ये पूरी स्क्वाड देख के ना मुझे एक ही चीज याद आ रही है, ये अगर बैटिंग चली तो 300 पार और बॉलिंग चली तो अपोनेंट पावर प्ले में ठार। मतलब इतनी खतरनाक स्क्वाड है ना। सबसे पहले तो मुझे ये बात बताओ कि इन्होंने कैसे मैनेज की इतनी बड़ी स्क्वाड को रिटेन करना, क्योंकि आप पिछले ही सीजन देखो, इतने टॉप प्लेयर्स भरे पड़े थे कि उनको कोई मैनेजमेंट इनको एक साथ अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी इतना रिटेन करना। लेकिन उन्होंने कैसे मैनेज किया ये एक सबसे बड़ी मिस्ट्री है। और उसके बाद इस ऑक्शन में भी प्लेयर्स ऐसे खरीद लिए, जैसे मयंक मार्कंडे तो ट्रेड से ले लिया, शर्फेन रदरफोर्ड भी ट्रेड से ले लिया, शार्दुल ठाकुर ट्रेड से ले लिया। इनको ट्रेड विंडो में ही इनका सारा खेल खत्म कर दिया था इन लोगों ने। और उसके बाद वो ऑक्शन में भी नहीं रुके, उन्होंने खरीद लिया क्विंटन डिकॉक को। एंड ऑल्सो दे परचेस्ड फ्रॉम यंग गन्स लाइक दानिश मालेवर, मयंक रावत, मोहम्मद इजहार, अथर्व अंकोलेकर, जो कि उन्होंने खरीदते समय तो बेस प्राइस पे लिए, लेकिन उनकी प्राइस भी वो बहुत हाई करने वाले हैं, क्योंकि वो ऐसे ही ग्रूम करते हैं प्लेयर्स। और अब देखो ना कि इस टीम में ऐसे प्लेयर्स भरे हैं जो अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ रिसेंटली, उसमें अपनी अपनी टीम को उन्होंने सिंगल हैंडेडली कैरी किया है। ऐसे प्लेयर्स है। इंडियन प्लेयर्स तो है ही, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा एंड जसप्रीत बुमराह। लेकिन अब ओवरसीज प्लेयर्स भी देखो, क्विंटन डिकॉक, कॉर्बिन बॉश एंड रायन रिकल्टन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जिन्होंने साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल तक पहुंचाया, विल जैक्स फ्रॉम इंग्लैंड, मिचेल सेंटनर द कैप्टन ऑफ न्यूजीलैंड, और साथ ही साथ वेस्ट इंडीज से शर्फिन रदरफोर्ड। तो टीम ही ऐसे बनाई है कि इंटरनेशनल लेवल पे सब लोग मचा के आए हैं अभी। अगर आप विल जैक्स के इस वर्ल्ड कप के स्टैट्स देखो, उसने 8 मैचेस में 226 रन मारे हैं विद एन एवरेज ऑफ 56 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 176, और उसका हाईएस्ट स्कोर था 53 ऑफ 22 बॉल। शर्फिन रदरफोर्ड के भी स्टैट्स देखो, उसे इस वर्ल्ड कप में 3 ही इनिंग्स मिली है, लेकिन उसने 126 रन मारे हैं 70 बॉल्स में और विथ स्ट्राइक रेट ऑफ 180। तो आप इमेजिन कर सकते हो किस लेवल का डिस्ट्रक्शन होगा इस एमआई के स्क्वाड में। और मुझे एक और बात शॉकिंग लगी कि भाई इनकी टीम में ना सारे, एक ऑब्जर्व करेंगे तो सारे कैप्टन ही भरे पड़े हैं। रोहित शर्मा द हिटमैन इंडियन टीम का कैप्टन, हार्दिक पांड्या एमआई का कैप्टन है, सूर्य कुमार यादव T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, जसप्रीत बुमराह इंडियन टेस्ट टीम का कैप्टन, मिचेल सेंटनर न्यूजीलैंड का कैप्टन, क्विंटन डिकॉक साउथ अफ्रीका का कैप्टन हुआ करता था। तो जिस टीम के प्लेइंग 11 में ही 6 कैप्टन्स भरे पड़े हैं, तो आप सोच सकते हो कि क्या हो रहा होगा उनका इस आईपीएल में। और आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं कि सारे टीम्स ने, ऑलमोस्ट सारे टीम्स ने ना अपने कैंप्स लगा दिए थे, लेकिन मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जिन्होंने आज के दिन से अपना कैंप स्टार्ट किया है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, सभी प्लेयर्स रेड हॉट फॉर्म में ही है, प्रैक्टिस की जरूरत तो बाकी के टीम्स को है। और इस टीम को देख के ना सच में बोल रहा हूँ 2020 वाली मुंबई की याद आ रही है मुझे। ओपनिंग में रोहित और क्विंटन डिकॉक, साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव तो है ही, बस एक ईशान किशन मिसिंग है उसमें, जिसमें उन्होंने तिलक वर्मा को थोड़ा सा रिप्लेसमेंट उसका लाया है, लेकिन ईशान किशन की थोड़ी सी मिसिंग है।
लेकिन शर्फेन रदरफोर्ड भी उस 2020 के एमआई का पार्ट था। ट्रेंट बोल्ट तो है ही, जसप्रीत बुमराह एंड पोलार्ड उस समय प्लेयर था, अभी कोच है, साथ ही साथ हार्दिक पांड्या भी है। मतलब पूरी कैसे करके उन्होंने ना, जो उनकी टीम टूट गई थी 2021 के आईपीएल के बाद, उन्होंने मैनेज कर ले कि जितनी हो सके उतनी वापस रीयूनाइट कर दे, और वो सक्सेसफुल हुए हैं उस चीज में। अब देखना है कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या उनका जो कॉम्बिनेशन था वो वापस वैसा मिल पाएगा या फिर उनको कुछ डिफिकल्टीज होने वाली है। और इस टीम में ना एक खास चीज मुझे बहुत पसंद आ रही है कि देयर आर मल्टीपल प्लेयर्स फॉर सेम पोजीशन एंड ऑल्सो देयर इज अ वन प्लेयर फॉर मल्टीपल पोजीशन। मतलब ये कैसे भी कॉम्बिनेशन बनाओ वो डेडली कॉम्बिनेशन बन ही जाएगा, क्योंकि तिलक वर्मा जो है वो नंबर 3 पे बैटिंग करके उसने 2 सेंचुरीज मार चुके हैं, हम सबको पता है। लेकिन नमन धीर भी अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें वो नंबर 3 पे ही खेलता है मोस्टली। नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव खेलता है, लेकिन नंबर 4 पे वैसे तो विल जैक्स भी खेल सकता है, लेकिन अगर हम नंबर 4 पे जैसे इंडिया के लिए सूर्य कुमार यादव ने खेला वैसे ही रखे तो विल जैक्स आके फिनिशिंग भी कर सकता है। फिनिशिंग तो नमन धीर भी कर सकता है, पिछले सीजन हमने देखा कि उसने क्या फिनिशिंग की थी। फिनिशिंग तो तिलक वर्मा भी कर सकता है, इसने टी20 वर्ल्ड कप में क्या फिनिशिंग की थी। साथ ही साथ अब नमन धीर के भी लेटेस्ट टी20 डोमेस्टिक करियर के स्टैट्स देख लो। उसने 30 मैचेस में मारे हैं 882 रन्स with an average of 29.40, स्ट्राइक रेट ऑफ 150 प्लस, और एक सेंचुरी भी इंक्लूडेड है उसमें। मतलब ये भी बंदा पूरा फॉर्म में आ रहा है, और फिनिशर्स तो भरे पड़े हैं इस टीम में। बॉलर्स के लिए इट्स अ ट्रूली नाइटमेयर। और वैसे अगर देखे तो विल जैक्स आरसीबी के लिए नंबर 3 पे खेलता था, तो वो भी एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो गया। मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है ना कि आप किसी भी प्लेयर को किसी भी मतलब पोजीशन पे खिला दो, वो खेलेगा ही खेलेगा। एमआई के लिए जो जीतने का जो बेस्ट कोड है इस सीजन वो है कि आप एक परफेक्ट प्लेइंग 11 बना दो। वो 11 प्लेयर्स को आप कहीं पे भी खिला दो, वो खेलेंगे ही खेलेंगे, बस उनको प्लेइंग 11 अच्छे से बनानी चाहिए बस। तो ये सब तो हो गए उनके स्ट्रेंथ्स। अब अगर हम उनकी वीकनेसेस देखें तो वीकनेस के नाम पे ना मुझे सिर्फ एक ही वीकनेस दिख रही है यहाँ पे, और वो है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। मतलब ये ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आपके पास ना प्लेयर्स बहुत है, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि कब किससे कैसे यूज करे। यही एक प्रॉब्लम उनको आ सकती है, क्योंकि प्लेयर्स ऐसे हैं कि आप किसी को बेंच पे बिठाना नहीं चाहते, क्योंकि सभी प्लेयर ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स ना वर्ल्ड कप से रेड हॉट फॉर्म में ही आ रहे हैं। तो कहीं अगर उनमें ऐसा कंफ्यूजन हुआ कि किसी को खिलाते हैं किसी को बिठाते हैं, और जो खेला हुआ प्लेयर अच्छे से परफॉर्म ना करे, तो ही उनको प्रॉब्लम आ सकती है। वरना इस टीम में ना मुझे वीकनेस कुछ लग ही नहीं रही। तो गाइस बहुत मेहनत के बाद मैंने इनकी प्लेइंग 11 बना ही ली है, तो चलो अब इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो ओपनिंग पे बाय डिफॉल्ट आएंगे रोहित शर्मा एंड क्विंटन डिकॉक। हाँ, मैं क्विंटन डिकॉक के साथ जा रहा हूँ। माना कि पिछले साल रायन रिकल्टन से उन्होंने की थी, लेकिन अब जो क्विंटन डिकॉक के लेके आए हैं तो रायन रिकल्टन के पास क्यों ही जाएंगे। स्टार्टिंग के आधा सीजन तो मतलब वो क्विंटन डिकॉक को देने ही वाले हैं, क्योंकि लिया है तो खिलाएंगे। अगर बाय चांस क्विंटन डिकॉक ना चले 7-8 मैचेस तक, तो वो शायद वो रायन रिकल्टन के पास जाए एज अ सेकेंड ऑप्शन, लेकिन स्टार्टिंग तो क्विंटन डिकॉक से है। फिर नंबर 3 पे अभी के लिए मैं तिलक वर्मा को ही रख रहा हूँ, क्योंकि उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है नंबर 3 का, उसने 2 सेंचुरीज मारी है वहां पे। नंबर 3 पे तिलक वर्मा, नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव। फिर नंबर 5, 6 और 7 को आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कि आप कुछ भी करो, कोई ना कोई तो अच्छा सा प्लेयर आपको बाहर बिठाना ही पड़ेगा। तो अभी के लिए मैंने रखा है नमन धीर को 5 पे। नंबर 6 पे आएंगे कैप्टन हार्दिक पांड्या एंड 7 पे शर्फेन रदरफोर्ड / विल जैक्स। अब ये बात तो पक्की है कि मतलब 4 ही ओवर से आप खिला सकते हो, तो शर्फेन रदरफोर्ड और विल जैक्स हो सकता है कि साथ ना ही खेलते दिखे हमें। मैं चाहता हूं कि वो दोनों खेले, क्योंकि मुझे देखना है वो दोनों एक साथ कैसे बैटिंग करते हैं, कैसे तबाही मचाएंगे। लेकिन रूल ही ऐसा है कि वो दोनों एक साथ खेल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बाकी के पूरा मतलब डिसबैलेंस हो जाएगी ना टीम। तो वो दोनों में से कोई एक ही खेलेगा, और मोस्टली वो शुरुआत में ना रदरफोर्ड से ही जाने वाले हैं। विल जैक्स को शायद वो बिठाएंगे शुरू में, अगर शर्फेन रदरफोर्ड उनको आउट ऑफ फॉर्म दिखे तो वो विल जैक्स के पास जाएंगे। तो नंबर 7 तक तो बैटिंग एकदम सॉलिड है, और चल गए तो भाई 250 तो पार ही है। नेक्स्ट कम द कैप्टन ऑफ न्यूजीलैंड मिचेल सेंटनर, और इसका भी एक उनको ऑप्शन है, वो है अल्लाह गजनफर। और मैं ना पर्सनली स्पीकिंग अल्लाह गजनफर की ना बॉलिंग देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसे एटलीस्ट ना 2-3 चांस तो मिले इस आईपीएल में। बहुत हाइप बन रही है उसकी। अफगानिस्तान का बॉलर है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, और उसे ना फ्यूचर राशिद खान बोल रहे हैं सब, क्योंकि वो आता तो अफगानिस्तान से है। और उसके आप स्टेट्स अगर देखोगे ना, ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं उसके पास। उसने टी20 और ओडीआईज मिला के सिर्फ 19 मैचेस खेले हैं, और उसने 25 विकेट्स लिए हैं।
विथ इकोनॉमी रेट ऑफ अराउंड 6 और उसका बेस्ट बॉलिंग फिगर है 26 रन देके 6 विकेट्स और उसने 5 विकेट्स हॉल्स लिए। मतलब बंदा टैलेंटेड तो है, लेकिन शायद से ना वो गलत टीम में पड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ लगता नहीं कि उसे उतना डिजर्विंग है जितना चांस मिलने वाला है। लेकिन मैं होप करता हूँ कि उसे एटलीस्ट 3 से 4 मैचेस तो देने ही चाहिए एमआई को। स्टार्टिंग तो मिचेल सैंटनर से ही जाने वाले हैं, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े, स्पिन ट्रैक मिले तो वो उसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें फिर रदरफोर्ड या फिर किसी को बिठाना ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट कम दीपक चहर / शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर को ट्रेड से लेना इट्स अ मास्टर स्ट्रोक बाय एमआई, क्योंकि आपके पास वो बैटिंग भी मिल सकती है, एकदम टेल वाली बैटिंग। दीपक चहर से भी बैटिंग मिल सकती थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी शार्दुल ठाकुर देता है। शार्दुल ठाकुर इज एक्सपीरियंस बैटर, साथ ही साथ आपको पावर प्ले बॉलिंग भी मिल जाएगी ट्रेंट बोल्ट के साथ। तो या 10th पे आएंगे ट्रेंट बोल्ट, जो फुटबॉलर है और वो तो मतलब 10 पे तो आउट भी करा सकते हैं। एंड देन कम्स द गोट जसप्रीत बुमराह। आप देखो इस टीम में वीकनेस है ही नहीं। साथ ही साथ आपको अगर इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए तो वो मिल सकते हैं आपको। अगर आपको लगे कि पेसर्स को मदद है पिच पे तो आप ले सकते हो अश्वनी कुमार को, और अगर आपको स्पिन फ्रेंडली ट्रैक मिले तो आप ले सकते हो मयंक मार्कंडे को। इम्पैक्ट प्लेयर भी पूरे स्ट्रॉन्ग भरे पड़े। ये टीम ना मैंने ऐसी बनाई है कि मान लिया कि एमआई की पहली बैटिंग आ रही है, अगर एमआई की पहली बॉलिंग आए तो आप मयंक मार्कंडे या फिर अश्वनी कुमार को जैसे हो सकते हैं आप वैसी टीम में शिफ्ट करो। नमन धीर या फिर तिलक वर्मा को आप इम्पैक्ट भी बना सकते हो, जो बाद में बैटिंग के लिए आए। तो ये ही टीम है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कई सारे और ऑप्शंस है आपके पास, जिससे और मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कॉर्बिन बॉश को अपने बाहर बिठाया है, साथ रायन रिकल्टन, रॉबिन मीन्स, राज अंगद बावा, ये सब बाहर बैठे हुए हैं, जो मौका मिलने पर वो भी टॉप परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ फाइनली लेट्स रेट द जर्सी ऑफ मुंबई इंडियंस। जैसे मैंने बोला कि टीम देख के 2020 वाली वाइब्स आ रही है, जर्सी भी उन्होंने वैसे ही सेम बनाई है। वो डार्क स्लीव्स और बॉडी थोड़ी सी लाइट, वो ही देख के ऐसा लग रहा है कि भाई ये 2020 वाली मुंबई इंडियंस उतर चुकी है ग्राउंड पे और अपोनेंट्स के लिए अब खेल खत्म है। साथ ही साथ ये जो गोल्डन स्ट्रिप्स जो जाते हैं वो उनकी आइडेंटिटी ही है एमआई की, लेकिन टेक्सचर जो है बॉडी पे वो भी मुझे बहुत पसंद है। पूरा MM लिखा हुआ है, जो कि मुंबई इंडियंस को दर्शाता है। तो आई वुड लाइक टू रेट दिस जर्सी सॉलिड 9.5, क्योंकि बहुत पसंद आई है। जो पुरानी जैसे उन्होंने टीम बनाई है उसी हिसाब से उन्होंने जर्सी भी बनाई है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड वीडियो को करना लाइक। बहुत ही और टीम्स के ऐसे एनालिसिस आ रहे हैं तो मजा आएगा। थैंक्स।